अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। हज का मामला हो या फिर ख्वाजा सिराओं से मुतल्लिक कानून का मामला, जबरी मजहब तब्दीली का मामला भी अगर सामने आए, या फिर हज ऑपरेशन के दौरान कई स्कैंडल्स जो हैं उनके सामने आने, या फिर करप्शन के मामला जो हैं वो भी सामने आते रहें, तो इस तमाम मामले पर वज़ारत मजहबी उमूर की तरफ देखा जाता है। आज हमारे साथ वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मोहम्मद तलहा महमूद साहब मौजूद हैं और उनसे हम पूछेंगे कि इस बार जो हज ऑपरेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। और एक ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हज कोटा जो है वो इस साल मुकम्मल नहीं हो सका और इतना महंगा हज है कि कई लोग जो हैं वो चाहते हुए भी वो जो फरीज़ा है वो अदा नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस टाइम जो हज है उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान को या वज़ारत मजहबी उमूर को जो चैलेंजेस है वो कौन किस किस जगह पर आपकी नज़र में दरपेश हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये जो हज हो रहा है, मतलब पूरा फुल फोर्स का हज हो रहा है। बहुत सालों के बाद इतना बड़ा हज हो रहा है। पिछला साल तो ऐसे ही छोटा सा उन्होंने हज किया था, जिसमें बहुत ही कम लोगों को बुलाया था। इस दफ़ा तो 2019 और 2018 से भी ज़्यादा शायद इस वक्त उनकी वहाँ पर हाजियों की तादाद होगी। तो अवेलेबिलिटी कम है, बिल्डिंग्स की भी अवेलेबिलिटी कम है, लोगों की भी अवेलेबिलिटी, सर्विसेज के हवाले से भी। तो जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ये 2.25 लाख के करीब हमारे जो हाजी हैं उनको हम अकोमोडेट कर सकें। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं और उनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू मैंने एक प्रोग्राम बनाया और एक नंबर है जो हर जगह पर अवेज़ा भी है, लोगों के पास ऐड हो गया है। वो लोग वहाँ से जो भी भेजते हैं उस पोर्टल के ऊपर वो कंप्यूटर्स में आ जाती है, उनके नाम, फ़ोन नंबर अगर वो भेज दें हमें तो हम फिर उनको रिस्पांस बैक करते हैं। तो ये जो इस दफ़ा ये तासुर दिया जा रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया कि शायद हज कोटा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, तो आपकी नज़र में इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि हमें ये पैसे भेजने थे बाहर डॉलर्स की सूरत में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको देख रही है। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, माशी तौर पे मुश्किलात हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरा जो है भिजवा सके डॉलर्स। तो इसलिए फिर बाहर का हमने जो लिया था पैकेज, उस पैकेज में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, तो उसमें तादाद बहुत कम है जिसने अप्लाई किया, जो बाहर के हैं। लोकल हाजी तो अभी भी अवेलेबल है और उसकी वजह से हमें सरेंडर करने पड़े हैं काफ़ी हाजी, प्राइवेट कोटे पे भी और गवर्नमेंट कोटे के ऊपर जो अलाउड कोटा था। तो अगर हमें खुली इजाज़त दी जाती, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बीच पे ना होती, तो फिर तो हमारे पास शायद सरेंडर करने के बजाय हम मज़ीद कोटा मांगते। अच्छा। और जहाँ तक आपने कहा महंगाई के हवाले से, तो महंगाई जो है वो महंगाई डॉलर की डिप्रिसिएशन हुई, पाकिस्तानी रुपीज़ की जो डिप्रिसिएशन हुई डॉलर के अगेंस्ट, उसकी वजह से है। अदरवाइज़ पिछले साल $5,000 का हज हुआ था, इस वक्त हम 3,800-900 में हज करा रहे हैं। अच्छा सर जी, तो आपने ये वज़ारत ख़जाने के साथ मामला उठाया था कि इस मामले को देखा जाए, रिव्यू किया जाए? जी, बहुत ज़्यादा उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ इस पे डिस्कशन हुई, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, मसाइल हैं। उनके पास डॉलर्स की अवेलेबिलिटी आपके सामने है, एक्सपोर्ट के क्या हालात हैं, फिर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो रेमिटेंस आती हैं उसके अंदर हमें प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी बेशुमार हम मसाइल फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी है, मैं उन पर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। तो सर, बतौर वज़ीर आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में हज कितना महंगा हो सकता है मज़ीद? जैसे आपने खुद बताया कि माजी में 5,000 था, इस दफ़ा सस्ता है, तो आप मुस्तकबिल में महंगा होता हुए देख रहे हैं या सस्ता? देखिए ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उसमें तो ज़्यादा तो महंगाई आएगी, लेकिन हम अगर इस चीज़ से हट जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम पाक रुपी को साइड पर रखते हैं। अब पाक रुपी में मिसाल के तौर पे इस वक्त 300 रुपये का डॉलर है, अगर कल 500 रुपये का डॉलर हो जाए, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब 500 का डॉलर हो गया और अगर 4,000 का आपका पैकेज है तो 20 लाख का पैकेज बन जाएगा। बात ये कि बात ये समझने की कोशिश करें कि डॉलर के अंदर मेरे साथ बात करें कि डॉलर के अंदर
यार रियालों के अंदर कितना फ़र्क आएगा, तो 5-10-15% का फ़र्क आ जाएगा महंगाई के वाले से। अगर आज इस दफ़ा हमारा 3,800 का या 900 का है, तो हो सकता है अगले साल, मुझे नहीं पता क्या महंगाई की रेशो बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत महंगा नहीं होगा डॉलर्स के अंदर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। ठीक है, ठीक। तो इस वक्त तला साहब जो वीडियोस आ रही हैं सऊदी अरब से कि वहाँ पे जो हजाज इकराम है उनको मुश्किलात दरपेश हैं, जिस पैकेज पे उन्होंने उनको भेजा गया था, जिस मकाम पर उनको भेजा गया था, उनको रिहाइश मुयसर नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है और आपकी वजारत उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जब तक उनकी रिहाइश का बंदोबस्त ना हो ना, उस वक्त तक जहाज यहाँ से नहीं उड़ सकता। ठीक है। क्योंकि हम जो भी हाजी जाता है उसका कमरा नंबर, बिल्डिंग नंबर और वो चीज़ जब तक वहाँ से वो सारी डिटेल नहीं भेजें, उनका वीज़ा नहीं लग सकता। ठीक है। तो वो आता है तो हम इधर से भेजते हैं। अब जो वीडियोस आ रही हैं उसमें हो सकता है कोई परेशानी हुई हो किसी को, या वो सही है गलत है, वो तो देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, पता नहीं है क्या उसमें सच्चाई है, क्या उसमें। आपने वीडियोस का जायजा लिया है कि उसमें से हमारे कुछ पास शायद रोज़ाना फेक आ है? रही हैं, कुछ मेरे पास आई थी, मैंने वो भिजवाई थी, उन्होंने कहा ये किसी और सिलसिले की है, इस सिलसिले की नहीं है, और इनका हाजियों से शायद तल्लक भी नहीं है, या कोई पुरानी है, या क्या समथिंग इस तरह का जिक्र किया। लेकिन मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ, हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम आया हो। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग के अंदर ज़रूर प्रॉब्लम आ सकता है कि कोई बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो उसको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, लेकिन जो रहाइश है वो पहले से हम कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जैसे हम भी अक्सर बुक कराते हैं और मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊं, तो मुझे फिर वो चेकआउट तक टाइम इंतज़ार करना पड़ता है, या उसकी सफाई के लिए इंतज़ार है, या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता, हो सकता है ये ना हो, कुछ और मसला हो। तो जब तक कोई चीज़ मेरे सामने सही तरीके से आएगी नहीं, मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता सही तरीके। लेकिन तला साहब, माजी में अगर आप देखें तो हज पर सब्सिडी भी होती थी और खान साहब के दौर में शायद वो ख़त्म कर दी गई। तो आप समझते हैं कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ ख़ानदानों को मार्क किया जाता है, ऐसे ही फैमिली वाइज लोगों को मार्क करके कोई सब्सिडी दी जाए हज पे? जहाँ तक सब्सिडी का तल्लक है, पाकिस्तान में गुर्बत भी है, मसाइल भी हैं। सब्सिडी दें तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है, फिनंशियल क्रंच है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। आपको पता ही ख़जाने की क्या सूरत हाल है। पिछले साल 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी थी, मुझे याद आ रहा है। इस दफ़ा तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कोई सब्सिडी, अभी आगे भी नज़र नहीं आ रहा। आगे का अल्लाह करे कि वो हालात बेहतर हो जाए। पाकिस्तान के वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के इतने बेहतरीन वसाइल हो जाए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसमें सब्सिडी दे या लोगों को मुफ्त हज कराए। आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सब्सिडी मिलनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं लेकिन वो पैसों की वजह से हज अदा नहीं कर सकते। ज़ाती राय आपकी है कि सब्सिडी मिलनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सब्सिडी है वो अब डिपेंड करता है कि वो रकम कितनी है। कोई छोटी रकम है या ज़्यादा है। कोई थोड़ी सी रकम भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं ख़ास पड़ता। लेकिन ये कि अगर कोई रीज़नेबल देंगे तो उससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो क्या रीज़नेबल प्राइस या सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है? मैंने 55,000 रुपया सबको वापस किया है, 4.5 अरब रुपया बना है जो मैंने इस हज में अभी जो बचा है, अभी मैंने दिया है, सब मैंने वापस किया, रिफंड किया। अच्छा जी, 4.5 अरब रुपया मैंने रिफंड किया, मजीद भी रिफंड करूंगा इंशाल्लाह। और पैसे बचाने के बाद जब आखिर में हज ख़त्म होगा, हिसाब करेंगे जिसका, और मुझे यकीन है कि हम कुछ ना कुछ पैसे अगर सेव करने में कामयाब हो गए तो वो पैसे भी सारे हाजियों को वापस करेंगे आप। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हज के हवाले से जहाँ पर मुख्तलिफ सवालात उठते हैं, वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो ख़वातीन हैं उनको महरम के बगैर हज करने की इजाज़त होगी, मशरूत शायद इजाज़त दी गई है। अब ये पॉलिसीज इनकी ऊपर नीचे चलती रहती हैं, सऊदी अरब की और महरम और गैर महरम के हवाले से। और ये फिर हमारे जो अहले तशी या अहले सुन्नत या कोई हमारे जो दूसरे तबके फ़िक्र के लोग हैं, हर एक अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो हमारी तरफ से तो खुली इजाज़त है कि महरम के बगैर जाएं। नहीं, हमारा तो जो गवर्नमेंट का एक सेटअप है उसी सेटअप रूल के साथ हम भेज रहे हैं। और नॉर्मली यहाँ से
अकेली खातून जाती भी नहीं है, या तो बेटा होगा, एक तो जाते भी ज़्यादा एज के अंदर हैं, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या हस्बैंड होगा, भाई होगा, बेटा होगा, कोई ना कोई साथ किसी एक का लाजमी होता साथ है होना और जरूरी होना है चाहिए। मैं समझता हूँ अच्छा होना चाहिए। एक तो इनका सफ़र पहली मरतबा होता है ज़्यादातर लोगों का, दूसरी बात ये कि इसमें मुशक्क़त भी है, तीसरी बात ये कि उनकी एज जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों की एज ज़्यादा होती है। और इंडोनेशिया या आप मलेशिया की बात करेंगे तो वहाँ पर बड़ा फ़ायदा है कि वो पहले से ट्रेनिंग करते हैं और यंग एज में आज को जो है वो लोगों को तरजीह देते हैं कि इनक्लाइन भी करते हैं कि आप जवानी में हज करें। लेकिन सर, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो खबर है उसकी आप तस्दीक या तरदीद करेंगे कि महरम के बगैर कोई खातून हज कर सकती है? ये देखिए, ये है इस्लामिक मसला, इसमें तो ज़ाहिर बात है आप किसी मुफ्ती से, किसी बुज़ुर्ग से वो ज़रा सही तरीके से इस पे गाइडलाइन दे सकता है। अच्छा, आपकी वजारत में माजी में हमने देखा कि हज के दौरान बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, वो मोबाइल फ़ोन का स्कैंडल हो या कैश का स्कैंडल हो। आपने वजारत में आके क्या देखा है कि माजी में जो कुछ होता रहा उसका ज़िम्मेदार कौन है और कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि ख़राबियाँ थीं? इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमारे वजारत के अंदर कि हर चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ खुद करने के लिए पावर चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा तो लोगों की दिलचस्पी ख़त्म भी हो गई है। तो मेरे ख्याल है हो सकता है मिनिस्ट्री या रिलीजियस अफेयर में इतना चाम ना रहे, आगे चल के मज़ीद चाम ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है सर? बस काम करना होगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा काम करना होगा, बस काम करेंगे, जो गवर्नमेंट के आपको मिलती है, आपको उसका बेनिफिट मिलता है, बस वही मिलेगा। उसके अलावा कोई चीज़ हमारे नॉलेज में आ जाती है हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो माजी में क्या उनको छूट दी गई थी जिसकी वजह से ये मुझे नहीं पता, देखे ना, ये डिपेंड करता है मुताल्लिका बंदे पे। ठीक है, वो बंदा वहाँ पे बैठा है, वो उसको अगर हैंडल नहीं करता सही तरीके से तो मैं समझता हूँ फिर उसकी जिम्मेदारी है, पॉलिसी उसने बनानी है। अब पॉलिसी, मैं तो आधा तीतर आधा बटेर के अंदर आया हूँ, उसके बावजूद बहुत सारे मसाइल मैंने फेस भी किए हैं और ठीक करने की भी कोशिश की है। मैं समझता हूँ आज की तारीख में कि अगर ये 2-4 महीने पहले मुझे इसके ऊपर काम करने का मौका मिलता तो मेरा ख्याल है कि ये हज जो है मैं बहुत ज़्यादा बेहतर करवा सकता था और शायद पैसे भी और मज़ीद कम हो जाते। तो माजी में आपने क्या देखा है कि माजी में कितने मुफ्त जो हैं वो हज हुए? मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मेरी कोई दिलचस्पी पहले कभी रही नहीं, ना मैं वजारत मजहबी अमूर के साथ ज़्यादा अटैच रहा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ये सारे काम होते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा भी तो कहा जा रहा है कि आप पार्लियामेंटेरियंस को भेज रहे हैं, दीगर जो लोग हैं उनको आप भेज रहे हैं। पैसे जमा कराएंगे तो जाएंगे पार्लियामेंटेरियन 11,20,000 मैंने भी जमा कराया, ये मेरी फाइल पड़ी है। मुझे रॉयल हज कहा था, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता रॉयल हज, ये मेरा फॉर्म है, जिस तरह चाहे चेक कर लें। मैंने ये मिनिस्ट्री ऑफ हज के अंदर 11,20,000 रुपये जमा करा दिए अपना, जिस तरह दूसरे हज करें। ये मेरा जाती है, मेरी तस्वीर लगी हुई है। रकम आपने जाती मैंने अपने जेब से पैसे जमा कराए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 18 साल से मैं कुछ नहीं लेता, अब क्यों लूँगा? 11,20,000 रुपये मैंने अपनी जेब से जमा कराए। ये आप सिर्फ 11,20,000 ना समझें, बहुत मिलियंस जो मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं ज़ाती तौर पे अपने बाकी मसाइल के वाले से, वहाँ पर भी मैंने अपने तौर पे किया जो कुछ भी किया। तो ये तासुर भी गलत है कि कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो मुफ्त में जाएंगे या कम पैसों में जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा, पैसे जमा कराएगा तो जाएगा। मेरी मिनिस्ट्री के थ्रू अगर कोई भी जाएगा 11,20,000 रुपये जमा कराएगा गवर्नमेंट के ख़जाने में, फिर उसको इधर से इजाज़त मिलेगी, उसके अलावा नहीं जा सकते। ठीक है तला साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तला साहब, इस वक्त जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन तासुर एक आपका बयान ये भी आया कि अगर करप्शन साबित हुई तो उनको सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उनके हाथ काट दिए जाएंगे। शायद ये सोशल मीडिया पे आपका बयान चल भी रहा था, ये दुरुस्त है सर? अगर कोई प्रूफ के साथ मेरे पास चीज़ आ जाती है तो हम कानून के हवाले कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तासुर दिया जा रहा है कि यहाँ से जो आपने लोग भेजे हैं वहाँ पे मुआवनीन, वो भी जानने वाले हैं या कोई अपने हैं, उनको भेजा गया है? जो लिस्ट दी गई थी आपने उनको नहीं भेजा?
ये लोग गए हैं, मैं पहले तो समझने की कोशिश करें मावनीन है क्या। मावनीन की कैटेगरी हैं 3। ठीक है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हज, एक है मेडिकल मिशन और एक है मावनीन। ये जो 3 कैटेगरी हैं, इन 3 कैटेगरी के अंदर जो पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या मेडिकल मिशन है, ये एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा जो जाते हैं वो पैसे देते हैं। 17 ग्रेड से लेके 18 ग्रेड तक जो जा रहा है वो 9 लाख 9.25 लाख रुपया उसको उसकी अदारे को हमें जमा कराने, और जो 7 ग्रेड से 16 ग्रेड तक जाएगा वो 7,20,000 रुपये जमा कराएगा। हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं, चाहे प्रोविंशियल हैं चाहे फेडरल हैं, उन सबको लिखते हैं और उनको कहते हैं कि वो अपने नॉमिनेट करके बंदे भेजें। उन्होंने नॉमिनेट करके हमें भेजे, हमने उनको सिलेक्ट किया और उनको हमने जो है वो कर दिया। उसमें आर्मी के भी लोग हैं बहुत सारे, मेडिकल के हवाले से, उसके अलावा पुलिस के हैं, और जितने भी आपकी वजारतें हैं, जितने भी आपके हैं, जो उन्होंने भेजे फाइलें मौजूद हैं, खोल के देख लें। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि जाहिर बात है मेरे पास आते हैं कुछ तल्लक वाले भी आ जाते हैं कि जी हमारा ये बंदा आप अकोमोडेट करें। मैं अकोमोडेट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारा एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, 25 साल से 45 साल के अंदर उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर कोई बहुत कोई ख़ास बात है तो उसके अंदर उसके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारी ज़रूरत है, ठीक है, और उसकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन हमारी ज़रूरत है कि हमें वहाँ पे तजर्बाकार कोई बंदा चाहिए स्पेशल, उसको हमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और किसी अदारे के थ्रू उनका सेटअप आता है तो हम उसको अगर भेज सकते हैं तो हम भेज देते हैं। और बाकी रह गया जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनको काम करना है वहाँ पे, ठीक है। काम करने के बाद, काम करने के अंदर हमने कहा है कि भाई अगर कोई उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की वहाँ पे टीमें बनी हैं। अब 4 आदमी इधर से जा रहे हैं, एक मेरा आप कहते हैं कि मेरे किसी ने मुझे फ़ोन किया है कि यार इसको आप कंसिडर कर लें, अगर उस वाले से आप कह रहे हैं तो वो अगर चला भी जाता है पैरामीटर के अंदर आने के बाद, उसको वहाँ पे काम करना है। मेरा मतलब काम से है, मुझे काम चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो जो वहाँ पर जा रहा है उसको मैं हज कराने के लिए नहीं लेके जा रहा। अच्छा, हज मैं नहीं करा रहा, और ना गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इसकी इजाज़त देती है कि वो हज करे। वो नहीं कर सकेंगे हज। सुन लीजिए, वो अगर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को ये पता चल जाए कि ये मावनीन वीज़े के ऊपर है और सर्विसेज वीज़े पे है, ठीक है, वो उसको वहीं से वहीं डिपोर्ट कर देंगे या उसको हज करने नहीं देंगे। हम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं क्योंकि हम मजहबी वाले से हमारा मुल्क और इस तरह, तो हम ये कहते हैं कि यार चलो ठीक है आंखें बंद कर लो। हम आंखें बंद कर लेते हैं कि चलो वहाँ पे जब अराफात में जा रहे हैं तो एहराम बांध के चले जाएं और गर्दन में जो है ग्रीन कलर का रुमाल बांध लें ताकि इनका हज हो जाए। बाकी उनको कोई इजाज़त नहीं है कि वो जाके वहाँ पर जो है अपना सिर्फ हज की तैयारी करें। कोई हज की तैयारी नहीं है, कोई मेरे पास खुदामुल हुज्जाज नहीं है कि मैंने उनकी जो है वहाँ पर कोई खादिम भेज दी है हज करने के लिए या मुफ्त हज के, मैंने कोई एक बंदा भी इस तरह का नहीं भेजा। इन सबको वहाँ पे काम करना है, नहीं करेंगे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाए। लेकिन तला साहब, आपको जो पेशकश थी आपने वो पेशकश भी ठुकराई। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी रकम जमा करवाएंगे तो ही हज करने जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो फैमिली समेत सरकारी पैसों पर हज करने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई आदमी सरकारी का कोई वो करता है तो उसका मेरे से क्या ताल्लुक है। पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अदारे हैं, फौज है, पुलिस है, पीएम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, चेयरमैन सेनेट है, नेशनल असेंबली का है, वो सारे को मेरे खाते में तो नहीं है ना। मेरा खाता है सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। मेरे साथ उनका ना रब्ता है, ना उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनको मुफ्त हज कराऊं या मैं उनको को फैसिलिटेट करूं, ना उन्होंने मुझसे रब्ता किया ना मैंने उनसे रब्ता किया। अब वो किस तरह जा रहे हैं, फ्री जा रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस के बजट से जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे मिनिस्ट्री के खाते से नहीं जा रहे
और ना मुझे मालूमात है। और तमाम फैसिलिटीज जो होंगी वो भी आपकी तरफ से नहीं होंगी? मेरी तरफ से कुछ नहीं है, ना उन्होंने मुझसे रब्ता किया ना मैंने उनसे रब्ता किया। देखें, इस लेवल पर जो आदमी जाता है ना, वो वैसे ही उनका मेहमान होता है। इधर से काफ़ी सारे वुज़रा को भी उन्होंने इनवाइट किया। उससे मेरा क्या ताल्लुक है? अगर सऊदी एम्बेसी या सऊदीन गवर्नमेंट किसी को इनवाइट करना चाहे तो उसके ऊपर मैं जाके वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ? नहीं, ये नहीं जा सकता भाई। वो उन्होंने बुलाया, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा काम है सर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर कि यहाँ की फैसिलिटीज अगर कोई अवेल करे तो उसके पैसे जमा करा दें। मैंने अभी ये 11,20,000 रुपये जमा कराए। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे अलहदा से अगर कमरा चाहिए, ठीक है, तो उसमें 6 बेड लगे हैं और मैं एक बेड पे सोना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 बेड वहाँ से निकालने, और मेरे पास जगह की अवेलेबिलिटी है तब, ठीक है, तो मैं 5 बेड के पैसे जमा कराऊंगा। अदरवाइज वहाँ पे 5 हाजी होंगे तो एक मैं भी होऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं और कोई अपग्रेड कराता हूँ कि मेरा डी कैटेगरी का मकतब है, मैं कहता हूँ इसको ए कैटेगरी कर लें, तो डी कैटेगरी का रेट कुछ और है, ए कैटेगरी का रेट कुछ और है, तो मैं फिर ए कैटेगरी के पैसे जमा करा दूंगा, मजीद जमा करा दूंगा। लेकिन अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो क्या आप वहां पर हज ऑपरेशन का खुद भी मुआयना करेंगे? वहां से मैं जा इसीलिए रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे रॉयल हज की दावत है जो मैंने रिजेक्ट की है। जिंदगी में एक ही बार मिली है, इससे पहले कभी दी कोई नहीं। वो दी भी ऐसे मौके पे दी कि अब हम कबूल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने हुजाज को देखना है, मैंने दफ्तर को देखना है, मैंने वहाँ जाके मसाइल देखने हैं, और मुझे पता है कि ज़िंदगी का ये एक ही मौका था शायद रॉयल हज का, पता नहीं आगे ज़िंदगी में मिलता है नहीं मिलता। मैंने कहा कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसी तरह गुर्बत में खुश हूँ, तो मैं अपने हाजियों के साथ ही अपना जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँ। तो ये सर आपकी कैटेगरी क्या बनेगी? किस डी कैटेगरी? डी कैटेगरी जी। वैसे आपके प्रोटोकॉल वाइज ए कैटेगरी में और रॉयल हज आपको है जी। लेकिन आपने माजी में भी हमने देखा कि आपने दौरा किया था बतौर वजीर सऊदी अरब का। यहाँ पर ये तासुर दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में हैं भी, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी हैं जो जेलों में कैद भी हैं। आप समझते हैं कि बतौर वजीर आप उनका कोई मामला उठाएंगे, हुकाम से बात करेंगे? बिल्कुल, जहाँ पाकिस्तानी का इंटरेस्ट होगा मैं तो बात करूँगा, चाहे मेरी वजारत के उसमें नहीं भी आता तब भी मैं करूँगा। वो मेरे लोग हैं, और आपको शायद पता नहीं है, सऊदी अरब से तो मैं लोगों को छुड़ा के लाया हूँ। कितने लोग सर? मैं 2008 तो 9 की आप निकाल के देखें, जिनकी गर्दनें काटने का ऑर्डर हो गया था, मैं वजारत दाखिला का चेयरमैन था। ठीक है, मैं उनको निकाल के लाया। 5 लोग थे हमारे, मासूम थे, बेगुनाह थे। इसके अलावा बेशुमार और भी लोग आए मेरे पास, तो जो हम कर सकते थे हमने किए। तो अभी आपके पास फिगर है कि कितने लोग हैं जो सऊदी अरब के? नहीं, मुझे फिगर नहीं है, क्योंकि इंडिकेशन मुझे अभी मिली है जी। सुना मैंने इधर उधर से भी था, मैं उसकी पूरी डिटेल ले लूँगा। और ये आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। मैं इस दफ़ा हज पे जाऊँगा तो मेरी मुलाकातें जब होंगी वहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ के साथ, तो मैं ये मसला रखूँगा उनके सामने। ठीक है। तो पाकिस्तानी मेरा भाई है, मुझे उसको लुक आफ्टर करना है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। बाकी इंसान है, मैं भी जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। बहुत से कैदी ऐसे हैं जो मामूली केसेस में वहाँ पर जेलें इवन इस तरह भी है कि एक केस ऐसा था, हमारा अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बहुत प्यारा हमारा दोस्त था, हाजी अदील सेनेटर थे, बहुत इंतहाई बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त वाले और बहुत अच्छे आदमी थे, बुज़ुर्ग आदमी थे हमारे। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि एक कोई उनके इलाके का बंदा था, वो वहाँ पे गिरफ़्तार था। उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे गिरफ़्तार छोटे से केस में है, किसी मामूली सा केस होगा कोई किसी चीज़ के ऊपर, और उसकी सज़ा पूरी हुए हुए भी 3-4 महीने हो चुके हैं, फिर भी नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मैंने एक्शन लिए, मैं एम्बेसडर सऊदीन गवर्नमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह छुड़ा लिया, उसी वक्त छुड़ा लिया, और उसको उसी वक्त निकाल के ले। वो अप्रैल के अंदर मुझे याद है कि उसकी सज़ा भी पूरी हो चुकी थी, वो फेंका हुआ था उसको जेल के अंदर, पूछता ही कोई नहीं था। मेरे पाकिस्तानी मेरा भाई है, मेरे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम तो नहीं छोड़ते, हम पीछे जाएंगे। ठीक है तला साहब, एक इजाज़त हो तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तला साहब, इसी के साथ साथ एक बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान में जबरी मज़हब तब्दीली की, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये पाकिस्तान को कहा है कि जो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है इस सिलसिले को रोका जाए। अब ये आपसे ज़ाती आपकी पर्सनल कैपेसिटी में तो सवाल नहीं है, लेकिन बतौर वज़ीर मज़हबी उमूर आप समझते हैं कि जबरी मज़हब तब्दीली का सिलसिला जो है वो ये एक हकीकत है, इसको रोकना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तल्लक है ये जबरी वाला जो है ना मज़हब के अंदर, वो तो अगर आप किसी को जबरी करा भी लेंगे वो दिल से थोड़ी होगा, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं है। इंसान अपने दिल और दिमाग के साथ इनक्लाइन हो, रग़बत हो उसकी, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और हमारा मज़हब जो इस्लाम है वो पहले दिन जो इस्लाम कबूल हुआ है, पहली खातून थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, दोस्तों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली कि आज की तारीख में अरबों अरबों की क्वांटिटी में मुसलमान है। फैला है ना इस्लाम, इस्लाम फैला है अपने अमल से जी। आपका अमल देखें, आप की तबलीग, और उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन जहाँ तक या किसी को आप ज़बरदस्ती कर भी लेते हैं तो वो तो फ़ायदा नहीं, मुनासिब नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं उनको मज़हब तब्दील करके शादियां जो की जा रही हैं, जो शिकायत आ रही हैं, सर इस सिलसिले को कैसे रोका जाए? देखिए, अगर तो किसी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है वो तो गैर कानूनी काम है। अब अगर कोई मर्ज़ी से कोई इनक्लाइन होते हैं, उसकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये केस टू केस बुनियाद के ऊपर देखना पड़ेगा मामलात को। आपके सामने कोई केसेस नहीं आए इस तरह? मैं चूँकि अभी नया नया आया हूँ और आते साथ ही वजारत हज का सिलसिला शुरू हो गया, हज मिशन, तो उसमें मेरी मसूलियत ज़्यादा हो गई है। मैं ज़रा फारिग हो जाऊँ फिर इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन सर, आप सेनेट में भी रहे हैं, आप स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन भी रहे, मेंबर भी रहे। माजी में हमने देखा कि कम उम्र लड़कियों की शादियों का जो मामला है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी भेजा गया, वजारत मजहबी उमूर को भी भेजा गया। सिंध ने कहा कि हमने कानून साजी कर ली है, 18 उम्र से कम लड़की की शादी नहीं हो सकती। आप बतौर वज़ीर ये समझते हैं कि 18 साल की एज जो है वो मुनासिब है या 16-17 तक हो सकती है शादी? मेरे ख्याल से बच्ची और बच्चे की जब शादी हो तो मैच्योरिटी लेवल उनका होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए। तो बच्ची जो है अगर मैच्योर्ड होगी तो उतनी अच्छे फैसले भी कर सकेगी और अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी बेहतरी ला सकेगी। तो वो सारी चीज़ों को, क्योंकि हालात और मामलात वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले या 200 साल पहले वाली जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। आज एक और दौर शुरू हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, सेहत के वाले से भी आ जाती हैं, तरबियत के वाले से भी आ जाती हैं, फिर आपकी जो सोच है उसकी मैच्योरिटी के वाले से आ जाती हैं। लिहाजा इसमें शादी जो है वो ज़रा उसमें कम से कम मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन तला साहब, आपने देखा होगा कि झूठे जो फतवे जारी किए जाते हैं या माजी में जिन लोगों को मारा गया, वो सियालकोट वाला वाक़या हो या दूसरे जो वाक़यात हों, इनसे कैसे बचा जाए? जो तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम जो लगाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इनको कैसे रोका जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये इसके लिए कैंपेन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला है ना हमारे यहाँ वो है मुआशियात। ठीक है। जब मुआशियात की कमज़ोरी होती है तो उसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जन्म लेती हैं। लेकिन ये कि हमारी अगर तालीम और तरबियत के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग हो और हमारा मुआशरा उस हवाले से स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती, कम ज़रूर हो सकती हैं। तो इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि हम मुसलसल बहरान और एमरजेंसीज़ के अंदर ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। हमें अब उससे निकल के प्लानिंग की तरफ जाना होगा ताकि हम आगे का मुस्तकबिल सोच के अभी से ऐसे फैसले करें जो हमारे ऊपर, हमारे आने वाली नस्ल और लोगों के लिए बेहतर साबित हो। उस पॉइंट के ऊपर हमें अब काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए। लेकिन सर, जो अफ़गानिस्तान का मामला है, पड़ोसी जो ममालिक हैं, अब अफ़गानिस्तान में ये मामला है कि हिजाब पहनना जो है वो लाजमी होगा।
आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई निज़ाम होना चाहिए? माजी में हमने देखा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बातें हुई हैं, वजारत मजहबी उमूर की जानिब से भी हुई, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से भी हुई। इसमें जहाँ तक तल्लक है ना, देखिए दुनिया तब्दील हो रही है। अब जहाँ तक दुनिया तब्दील हो रही है और जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ख़वातीन भी इस अंदाज के अंदर काम कर सकती हैं जिस अंदाज में इस वक्त काम कर रही हैं। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत भी बन गई है कि घर में पहले एक आदमी कमाता था तो सब इजी होके खाते थे और सफ़ेद पोशी से ज़िंदगी भी गुजारते थे। मैं अपने वाले से भी ये बात करूँगा कि मैं इंटरप्शन नहीं करता जी। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजारने का हक है। अगर मर्दों को है तो औरतों को भी है, ऐसा मसला नहीं है, उनको भी है। और जितनी आज़ादी हमारे मज़हब ने दी है ना, अगर उसको सही तरीके से समझें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी आज़ादी। हम आपको मालूम है कि हम अपने बच्चियों को जो है वो इस तरह रखना चाहते हैं जो सही लोग हैं। मैं ये नहीं कहता सब सही, जो समझदार और वो हमारा मज़हब उनके लिए बहुत हकूक़ का ऐलान करता है। हमें अपनी बच्चियों को प्रोटेक्शन देनी है, हमने अपनी बच्चियों को उनको फूलों की तरह पालना है, हमने उनके मसाइल और मामलात को प्रायोरिटी पे हल करना है। अब अगर आप मेरी ज़ात की बात करेंगे ना, मैं तो अपनी बेटियों को फोकियत देता हूँ। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बच्चियाँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बच्चियों को फोकियत देता हूँ और मेरे लिए वो ज़्यादा प्यारी भी हैं। तो इसी तरह हमारी ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जब ख़वातीन के हवाले से जाते हैं तो ये ख़वातीन नाजुक हैं, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनके मामलात के अंदर ज़रूर हमें जो है वो उस अंदाज में सोचना चाहिए। आपने जब से चार्ज संभाला है, कौन से मामलात हैं जो आपको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जानिब से भेजे गए हैं? कोई एक दो अभी अगर आपके नोटिस में? न अभी ये तो टोटल अभी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। इस 1.5 महीने के अंदर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है अभी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने सुनी है, लेकिन मैं चूँकि मौका नहीं मिल सका। लेकिन माजी में सर एक तजवीज़ आई थी कि अगर दूसरी शादी किसी ने करनी है तो पहले जो बीवी है उससे इजाज़त लेना कोई ज़रूरी नहीं होगा। देखिए ये अभी ज़रा हज गुजर जाए, ये उसके बाद की बातें हैं। मेरे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, औकाफ के हवाले से मसाइल हैं, नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात के हवाले से हैं, मिनॉरिटीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, इंटरफेथ हारमनी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपको पता है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। राय क्या है आपकी, इजाज़त लेनी चाहिए या ज़रूरी नहीं? देखिए ये तो बैठ के देखना पड़ेगा कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं। अभी तो मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी और ना मैंने इसके ऊपर ज़्यादा गौर किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ज़रा मैं सबसे पहले तो इस ऑपरेशन से फारिग हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो आया ही इस ऑपरेशन के बिल्कुल आप समझ लें कि पीक के ऊपर मुझे इधर भेज दिया। लेकिन माजी में एक तजवीज़ थी कि जो मुल्ज़मान हैं उनको फांसी की सज़ा का एक मामला था जिससे पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी, तो आप इस मामले को भी हज के बाद ही देखेंगे? हज के बाद फिर ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने जिक्र किया, मैंने काफ़ी चीज़ें प्लान भी की हुई हैं। इंटरफेथ हारमनी के हवाले से हमारे मुख्तलिफ कोई कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, सेमिनार्स भी हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज भी बने और साथ में ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी रिलीजियस टूरिज़म भी हो। लेकिन तला साहब, आपने सॉफ्ट इमेज की बात की, तो कराची हो या कोयटा हो या खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग हैं उनकी इबादत गाहें जो हैं उनको मसमार किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं। आप क्या समझते हैं इस सिलसिले को कैसे रोका जाए? देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे तो एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए आया। जब डेलीगेशन मिलने के लिए आया तो अभी बातचीत हो रही थी, उस डेलीगेशन ने कहा कि हमारी इबादत का वक़्त हो गया, तो आप हमें बताइए कि हमें अपनी इबादत करनी है। वो मुसलमान नहीं थे जी, गैर मुस्लिम थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी के एक तरफ का रास्ते का कोने का इशारा किया, वहाँ जाएँ, जाके इबादत कर लें। मेरे पैगम्बर ने तो मुझे ये सिखाया कि जो आदमी जिस अंदाज में रहना चाहता है उसको सख्ती नहीं करनी चाहिए,
हमें उसको मोहब्बत से अपनी तरफ रग़बत दिलानी चाहिए। अगर मैंने हदीस सुनी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद नबी के अंदर किसी को इजाज़त दे देते हैं कि आप अपने, मैंने सुना है ये, मैंने हदीस सुनी, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों में आगे चले जाते हैं। हमें हर एक का एहतराम करने की ज़रूरत है। हर एक के जब हम एहतराम करेंगे और हम अपने आप को एग्जाम्पल बना के उनके सामने पेश वो खुद अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ। लेकिन सर जो मंदिरों पे हमले हो रहे हैं तो अब हर जगह पे देखिए, हर किस्म के लोग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर किस्म के लोग भी हैं। पता नहीं उसमें क्या क्या जायम है, क्या उसमें पाकिस्तानी है, ये भी तो सवाल है। आप कैसे कह सकते हैं 25 करोड़ अवाम है, आप कैसे कह सकते हैं वो पाकिस्तानी है जिन्होंने हमला किया? हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे अनासिर हों जो चाहते हों कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए, करें वो, नाम लगे हमारा। ये तो होता है पाकिस्तान में, बैरूनी पूरी दुनिया में होता है बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है ये। पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान का नाम को ख़राब करना, तो ये तो इसके ऊपर तो पैसा लगाते हैं, इसके ऊपर तो पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। फिर उसमें ज़रूरी नहीं, अगर मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तानी है, ज़रूरी तो नहीं कि वो पाकिस्तानी जो है वो हो सकता है कि उसको बाकायदा इस्तेमाल किया गया हो, उसको उस चीज़ के पैसे दिए गए हों, उसको सामने रखा गया हो, लेकिन असल में तो फिर बात उसके ऊपर आएगी ना जो ऑपरेटर है जी। तो ऑपरेटर तो हो सकता है बाहर बैठा हो। तो सर आप ये तो संगीन मामला है, आप संगीन है, क्यों नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी एजेंसियों को बिल्कुल पीछे लगना चाहिए। और इस तरह के लोग हैं हमारे हमसाया मुल्क हैं जो हमारे ऊपर जो है हमें चैन से बैठने नहीं देते। सिर्फ मजहबी मामले में या दीगर मामला में भी? बाकी तो हमने हर चीज़ के अंदर करेंगे। इवन ये आप इसको छोड़ें, मज़हब को भी छोड़ दें, ये जो हमारे फ़िरके हैं उसके अंदर भी इख्तलाफात डलवा के आप मुझे बताएं कि कौन सा मुसलमान है जो मस्जिद के अंदर धमाके करेगा? जो सही मुसलमान होगा मस्जिद में नमाजियों के साथ भी करेगा। इसका मतलब पीछे इंटरनेशनल एजेंडे हैं ना। नहीं, लेकिन सर टीटीपी तो फिर उसकी कबूल भी करती है जिम्मेदारी, लोगों की तस्वीर उसके भी पीछे कौन है ना, उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इस डिबेट में अभी फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। हम देखें एंड जो है वो टेबल होती है, मैंने देखा है, ठीक है। तो हमें जितने भी चीज़ें अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सकती हैं अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। और अगर कुछ लोग यूज़ हो रहे हैं तो उनको वहाँ से निकालना चाहिए कि वो यूज़ ना हो। लेकिन कह रहे हैं माजी में जो बातचीत हुई तो उससे ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। ये डिपेंड करता है कि आपके मुज़ाकरात किस लाइन के ऊपर हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आगे जिनके साथ आपके मुज़ाकरात हुए हैं वो कौन से लोग हैं, सही लोग भी हैं या छोटे मोटे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। आपने सही लोगों से सही जगह पे बात करनी है। ठीक है तला साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तला महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।